नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जेल प्रेरी के पेपर 2015 के बारे में। ये तीसरा पेपर है 5 दिसंबर का शाम को 3 बजे वाला। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसून प्रकार की जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून प्रकार की जलवायु है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की प्रथम पेपर मिल थी वह थी नेपानगर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की प्रथम पेपर मिल कहां पे स्थापित की गई थी? नेपानगर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, गलत उत्तर चिन्हित करें। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट आरक्षित है। ठीक है। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश की पुलिस के प्रथम महानिदेशक बीपी दुबे थे। केंद्रीय सशस्त्र बल अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया। उपरोक्त सभी। तो इसमें से गलत कथन है, वह गलत कथन आपका कौन सा है? तो पहला क्या है? मध्य प्रदेश विधानसभा एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट आरक्षित है। सही बात है आपकी। मध्य प्रदेश के पुलिस के प्रथम महानिदेशक बीपी दुबे थे, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है? केंद्रीय सशस्त्र बल अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये सही बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो वह है आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें। दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य है। दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो वह क्या है? शिक्षित बेरोजगारों को अवसर प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। तो दीनदयाल रोजगार योजना का क्या उद्देश्य है? शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जो बंदरगाह विभाजन के बच्चे के रूप में जाना जाता है वह कौन सा बंदरगाह है? वह आपका कांडला। तो जो बंदरगाह विभाजन के बच्चे के रूप में जाना जाता है वह आपका कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए, कंडला या कांडला। पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु है। पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है? पश्चिम में वह है ग्वार मोटा का पश्चिमी गुजरात। ये भारत का अंतिम बिंदु है। किसमें? पश्चिम की साइड। तो ग्वार मोटा का पश्चिम गुजरात में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? सिनेमा के में। ऑप्शन नंबर बी। भारत की उत्तरी सीमा किससे घिरी हुई है? भारत की उत्तरी सीमा किससे घिरी हुई है? तो वह हिमालय से घिरी हुई है। किससे? हिमालय। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूचीबद्ध हैं? भारत में कितने प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध हैं? तो वह है आपके 6। ऑप्शन नंबर ए। गलत जोड़े का मिलान करें। हम्पी कर्नाटक में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बोध गया उड़ीसा में है, अजंता महाराष्ट्र में है। तो गलत आपको दिख गया होगा। बोध गया कहाँ है? बिहार में, ना कि उड़ीसा में। तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, अजंता महाराष्ट्र में है और बोध गया आपका बिहार में है, ना कि उड़ीसा में। जहां वायुसेना अकादमी स्थित है, कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो कहां पे स्थित है वायुसेना अकादमी? वह है आपकी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी। तो जहां वायुसेना अकादमी स्थित है वह कहां है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे कौन थे? सर हेनरी हॉर्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सर हेनरी हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करें। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, क्या था? मूलाशंकर था।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूला शंकर, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पहले वायसराय थे, सबसे पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न बात करें, भाईचारे और शांति के महात्मा गांधी के दर्शन करने के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन की घोषणा की। तो सही आंसर क्या है? अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो भाईचारे और शांति के महात्मा गांधी के दर्शन करने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन की घोषणा की है। तो सही क्या है? अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगले प्रश्न की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युगांडा, मिस्र, सेनेगल, यूक्रेन और जापान को निर्वाचित किया है। क्या निर्वाचित किया है? स्थायी सदस्य यूएनसी में। ठीक है, तो कैसे सदस्य? अस्थायी सदस्य यूएनसी, ऑप्शन नंबर बी। तो 2015 में किए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युगांडा, मिस्र, सेनेगल, यूक्रेन और जापान को अस्थायी सदस्य नियुक्त करते। स्थायी उसके 5 ही हैं। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल आपका चीन में है। गोबी का मरुस्थल किस देश में है? चीन में। कहां पर एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेशकों का बैंक का मुख्यालय स्थापित होगा? प्रश्न क्या कह रहा है? कहां पर एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक का मुख्यालय स्थापित होगा? कहां पे होगा? बीजिंग में, ऑप्शन नंबर ए। कहां पर एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक का मुख्यालय स्थापित होगा और कौन सी जगह है? बीजिंग, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? कौन चुने गए थे? केपी शर्मा ओली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे? केपी शर्मा ओली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2015 पुरस्कार विजेता कौन है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2015 पुरस्कार विजेता कौन थे? वह थे लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर ए। किसान दिवस को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, सॉरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में विज्ञान भवन से दूरदर्शन के किसान केंद्रित चैनल का शुभारंभ किया है। 24 घंटे के चैनल में किसान से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी प्रसारित की जाएगी। वह चैनल का नाम क्या है? डीडी किसान, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में विज्ञान भवन से दूरदर्शन के किसान केंद्रित चैनल, उसका नाम क्या है? डीडी किसान का शुभारंभ किया। 24 घंटे के चैनल में किसान से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी प्रसारित की जाएगी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का मसौदा पूरा किया था। भारतीय संविधान का मसौदा पूरा किया था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? 3rd। तो भारतीय संविधान का मसौदा पूरा कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। तो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि से अपनाया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि कहां से अपनाया है? तो वह अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में जो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो विधि अपनाई गई है वो कहां से ली गई है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न, मेरे सपनों को भारत के लेखक कौन थे? मेरे सपनों के जो पुस्तक है मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन थे? वह थे महात्मा गांधी, MK गांधी, ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न की बात करें, बियॉन्ड द लाइन एक आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो वे कौन है? कुलदीप नैयर। तो बियॉन्ड द लाइन एक आत्मकथा के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर, ऑप्शन नंबर सी। हर्षचरित के लेखक थे कौन? बाणभट्ट है। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट। उनके कवि कौन थे? बाणभट्ट। जनरल हिंदी। रस की निष्पत्ति किससे होती है? किससे होती है? स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो रस की निष्पत्ति किससे होती है? स्थायी भाव से, विभाव और अनुभाव से, संचारी भाव। तो इसका ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। उपसर्ग का प्रयोग होता है कब होता है? शब्द के प्रारंभ में होता है। तो शब्द के प्रारंभ में किसका प्रयोग होता है? उपसर्ग का। और शब्द के अंत में प्रत्यय का। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपको 4 शब्दों में छांटना है। वह है आपका उष्ट्र, ठीक है। ऊन, ऊंचा, उल्लू, ये तद्भव है। उष्ट्र और का ऊंट, ऊंट होता है तद्भव, उष्ट्र क्या है? तत्सम शब्द। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित, तो इसमें प्रत्यय क्या है आपका? इत। निर्वासित, इसमें प्रत्यय क्या है आपका? इत। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवा वर्ण कहलाते हैं वो कौन से हैं? अंगा और आहा, ऑप्शन नंबर डी। ये अयोगवा वर्ण है आपके 2, अंगा और आहा। पद्म, लक्ष्मी, श्री, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये रमा के पर्यायवाची है। पद्म, लक्ष्मी, श्री, ये रमा के पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता, यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता। तो प्रश्न क्या है इसका सही? वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, बिल्कुल सही रूप है इसका। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आओगे। तो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए, कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। उष्ण का विलोम है, उष्ण का विलोम आपका शीत होता है। उष्ण का विलोम शीत होता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न प्रश्न के शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इत और ईत, इसके सही शब्द अर्थ क्या निकलेंगे? इत मान होता है समाप्ति और ईत मान होता है फसल की बाधा। तो इत मान होती है समाप्ति और ईत मान होता है फसल की बाधा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल नहीं सकते पर गिन सकते हैं, कौन सी संज्ञा कहलाती है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा में उस द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल नहीं सकते पर गिन सकते हैं, कहलाती है, क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जो जहां 2 सवर्ण मिलते हैं वहां क्या होती है? वहां दीर्घ संधि होती है। जहां 2 सवर्ण मिलते हैं वहां कैसी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। निम्न में से समास का भेद नहीं है, निम्न में से समास का भेद नहीं है, वह नहीं है पुनरोक्ति, ऑप्शन नंबर बी। तो निम्न में से समास का भेद कौन सा नहीं है? पुनरोक्ति, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न की बात करें, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के भेद होते हुए आपके 2, ठीक है। इस श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? आपके 2 होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आभास और अभ्यास, तो आपको सही बताना है आभास। आभास में से क्या होता है? भ्रम, और अभ्यास में से होती है आदत। तो आभास और अभ्यास, आभास का सही होता है क्या है? भ्रम, आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है। अभ्यास में से आदत। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ है,
क्या है? दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ है दुह, दुस, दुर, उक्त में कोई नहीं। तो दुस्साहस इसका अर्थ क्या है? उपसर्ग कौन सा है? कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प ढूंढना है, वह है पूर्व और पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए। तो निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? वह है पूर्व और पूर्वी। महेश, भैंस, भैरमर, भौरा, मास, महीना। तो ये आपके तत्सम तद्भव है, लेकिन जो आपके अशुद्ध विकल्प है वह है पूर्व, पूर्वी। अगला प्रश्न की बात करें, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृत प्रत्यय से बना कौन सा है? चौड़ाई, मथानी, जटिल, पढ़ाई। तो कृत प्रत्यय से बना शब्द है आपका पढ़ाई, ऑप्शन नंबर डी। ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है कौन सा है? मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी। तो ट वर्ग की ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? उदार, अनुदार, न्यून, अलप, अक्षम, सक्षम, निर्जल, सजल। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है। न्यून और अलप दोनों ही एक ही बात है, न्यून या अलप यानी कम। अगला प्रश्न की बात करें, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई युग्म सही नहीं है। दिन, दीन, चिर, चीर, अंतर, वह और कर्म, किरम। तो अंतर और वह ये आपके कैसे हैं? विपरीतार्थक शब्द है, एक अंदर और एक बाहर, बाकी आपके एक ही समान है। दिन, दीन, चिर, चीर, कर्म, किरम। भौ प्लस उक का संधि शब्द होगा, क्या होगा? भावुक होगा। तो भौ प्लस उक का संधि क्या होगा? भावुक, ऑप्शन नंबर सी। निशा में विचरण करने वाले का सामासिक पद होगा, क्या होगा? निशाचर होगा। निशाचर, जो रात्रि में चलने वाले को क्या बोलते हैं? निशाचर। तो निशा से विचरण करने वाला, निशा में रात्रि में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं? सामासिक पद निशाचर। उदत उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृग में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? एक बार देख लीजिए। उदत उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये अर्थ अलंकार के भेद हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये अर्थ अलंकार के भेद हैं। हेम का पर्यायवाची है, हेम का पर्यायवाची क्या है? तो वह कनक है। तो हेम का पर्यायवाची क्या है? कनक, ऑप्शन नंबर सी। चौकन्ना होना, मुहावरे का सही अर्थ है सावधान होना। चौकन्ना होना यानी कि सावधान होना। तैयार होना, मुहावरे का अर्थ है क्या है? कमर कसना, ठीक है। तो तैयार होना यानी कि कमर कस ली, तैयार हो गया। थोता चना बाजे घना, लोकोक्ति का सही अर्थ है क्या है? ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो थोता चना बाजे घना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। अगला प्रश्न, अटका बनिया देव उधार, लोकोक्ति का सही अर्थ है अटका बनिया देव उधार। अटका बनिया देवे उधार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, ऑप्शन नंबर ए। अटका बनिया देवे उधार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दबाव पड़ने पर सब कुछ करना। अगला टॉपिक है, फटाफट प्रश्न देखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। एक संख्या को सेट ए बराबर कोष्टक में 1 2 3 से अनियमित रूप से चुना गया है, और फिर एक संख्या को सेट बी बराबर 1 3 9 से अनियमित रूप से चुना गया है। जिन दो संख्याओं को चुना गया है उनका गुणनफल 9 से कम होने की प्रायिकता होगी। एक बात देख लेते हैं। एक संख्या को सेट ए बराबर कोष्टक में 1 2 3 से अनियमित रूप से चुना गया है,
फिर एक संख्या को सेट बी 1, 3, 9 से अनियमित रूप से चुना गया है। जिन दो संख्याओं को चुना गया है उनका गुणनफल 9 से कम होने की प्रायिकता होगी, वो कितना होगा? 5/9। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करें, निम्न श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करें। 40, 80, 20, 10, 50, 30, 60, 90, 70, 100। 40, 80, 20, 10, 50, 30, 60, 90, 70, 100। इसकी माध्यिका क्या होगी? आपकी 55 होगी। सेकंड का ऑप्शन क्या है? बी। अगला प्रश्न, यदि किसी समुच्चय P में 8 अवयव हैं और समुच्चय Q में 4 अवयव हैं, तब A B में अधिकतम अवयवों की संख्या ज्ञात करें। कितनी होगी? 4। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की बात करें, 125 लोगों के एक समूह में 65 फ्रांसीसी में बात कर सकते हैं और 82 जर्मनी में बात कर सकते हैं। सभी लोग दो भाषाओं में से कम एक बोलते हैं। कितने लोग इन दोनों में से एक भाषा में बात कर सकते हैं? वह कौन सा है? 1 से 3। ऑप्शन नंबर ए। कि 125 लोगों के एक समूह में 65 फ्रांसीसी हैं, 65 फ्रांसीसी बात कर सकते हैं और 82 जर्मन में बात कर सकते हैं। सभी लोग दो भाषाओं में से कम एक बोलते हैं। कितने लोग इन दोनों में से एक भाषा में बात कर सकते हैं? कितने हैं? 1 से 3। अगला प्रश्न, यदि एफ एक्स बराबर x प्लस 3 बटे x माइनस 2, तो एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1 का मान है, तो क्या मान होगा इसका? 2x प्लस अपॉन 5। तो इसका क्या मान होगा? 2x प्लस 1 बटे 5। यदि f क्वेश्चन x बराबर अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तब f कोष्टक 4 का मान होगा। क्या मान होगा? 0। एक घन को फेंका गया जिसके पृष्ठों पर 1 से 6 तक अंकित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न क्या है? एक घन को फेंका गया है जिसके पृष्ठों पर 1 से 6 तक अंकित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ऊपरी पृष्ठ पर 5 के मिलने की प्रायिकता 1/2 है। सेकंड, ऊपरी पृष्ठ पर सम संख्या मिलने की प्रायिकता 1/2 है। तो इसका तीसरा, ऊपरी पृष्ठ पर अभाज्य संख्या मिलने की प्रायिकता 1/2 है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, 2 और 3। तो प्रश्न क्या कह रहा है? एक घन को फेंका गया जिसके पृष्ठों पर 1 से 6 तक अंकित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह सत्य है, ऊपरी पृष्ठ पर सम संख्या मिलने की प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक है। तीसरा, ऊपरी पृष्ठ पर अभाज्य संख्या मिलने की प्रायिकता 1/2 है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? 2 और 3। अगला प्रश्न, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान होगा। क्या मान होगा? 1। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होगा? 1। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडूर 243/4 वर्ग मीटर है। उसकी एक भुजा की लंबाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडूर 243/4 वर्ग मीटर है। उसकी एक भुजा की लंबाई होगी। क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की बात करें, दो वर्गों का परिमाप 68 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। दो वर्गों का परिमाप 68 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर 32। यदि किसी घन का आयतन 729 घन मीटर है, तब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी घन का आयतन 729 घन मीटर है, तब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। वह कितना होगा? 486 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करें,
एक छोटा लड़का एक पतंग उड़ रहा है। पतंग का धागा जमीन के साथ 30 कोण के कोण बनाता है, 30 डिग्री के कोण बनाता है। पतंग की ऊंचाई 21 मीटर है, तो धागे की लंबाई मीटर में ज्ञात करो, जिसका इस्तेमाल लड़के ने किया है। एक छोटा लड़का एक पतंग उड़ा रहा है। पतंग का धागा जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण बनाता है। पतंग की ऊंचाई 21 मीटर है, तो धागे की लंबाई मीटर में ज्ञात करो, जिसका इस्तेमाल लड़के ने किया है। तो कितनी मीटर होगी? 42 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। यदि त्रिभुज ए, यदि कोण ए बराबर 60 डिग्री, तब कोण बी सी एस का मान होगा, जो आपका दिया है, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 30 डिग्री। यदि कोण ए बराबर 60 डिग्री, तब कोण बी सी एस का मान होगा, क्या होगा? 30 डिग्री। अगला प्रश्न बात करें, त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, कितना होगा? 3/15। ऑप्शन नंबर डी। तो त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, कितना होगा? 3/15। अगला प्रश्न, दो रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित हैं। यदि कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री, तब 3 अन्य कोणों का मान क्या होगा? ठीक है, तब मान आपका क्या होगा? तब मान होगा आपका 140, 40 और 140। ऑप्शन नंबर सी। दो रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित हैं। यदि कोण एओसी बराबर 40 डिग्री, तब 3 अन्य कोणों का मान क्या होगा? तब कोणों का मान क्या होगा? 140 डिग्री, 40 डिग्री और 140 डिग्री। जब किसी उत्पाद की कीमत 10% कम की गई, वस्तुओं की बिक्री की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 17%। ऑप्शन नंबर सेकंड। जब किसी उत्पाद की कीमत 10% कम की गई, वस्तुओं की बिक्री की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? वह हुई 17%। अगला प्रश्न, नमक और पानी के 30% घोल में कितने किलोग्राम शुद्ध नमक मिलाना होगा, जिसमें घोल में नमक 10% से बढ़कर 25% हो जाए? नमक और पानी के 30% घोल में कितने किलोग्राम शुद्ध नमक मिलाना होगा, जिससे घोल में नमक 10% से बढ़कर 25% हो जाए? तो कितना मिलाना होगा? 6 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बात करें, खली का पिछले साल वजन 160 किलो था, इस साल उसका वजन 200 किलो है, उसके वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वह हुई 25% की वृद्धि। खली का पिछले साल वजन था 160 किलो था, इस साल उसका वजन 200 किलो है, उसके वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की। अगला प्रश्न की बात करें, यदि x - 8/5 बराबर 2/4, तब x का मान ज्ञात करें। तब x का मान क्या होगा? 21/2। यदि x - 8/5 बराबर 2/4, तब x का मान क्या होगा? 21/2। अगला प्रश्न की बात करें, किसी जनमत सर्वेक्षण में 1100 के सैंपल में से 462 लोगों ने किसी विशेष प्रत्याशी को वोट देने का संकेत दिया। प्रत्याशी को कितने वोट पाने की संभावना है यदि जनसंख्या 40,000 है? प्रश्न क्या कह रहा है, किसी जनमत सर्वेक्षण में 11,000 के सैंपल में से 462 लोगों ने किसी विशेष प्रत्याशी को वोट देने का संकेत दिया। प्रत्याशी को कितने वोट पाने की संभावना है यदि जनसंख्या आपकी 40,000 है? तो कितनी होगी? 16,800। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, 2600 रुपये को 2 हिस्सों में इस तरह के उधार दिया गया है, ताकि एक हिस्से का 10% दर पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दूसरे हिस्से के 9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। राशियां ज्ञात करें। प्रश्न क्या कर रहा है, 2600 रुपये के 2 हिस्सों में इस तरह से उधार दिया गया है, ताकि एक हिस्से का 10% दर पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दूसरे हिस्से के
9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है, राशियां ज्ञात करें। वह कौन सी होंगी? 1350 और 1250। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 4x माइनस के वाई बराबर -6 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 4x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की बात करें, यदि 4x प्लस 3 के वाई बराबर 2 हो और 2x प्लस 5 वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0 द्वारा जाने वाली रेखाएं परस्पर समानांतर हैं, तो के का मान है क्या है उसका? तो वह है 10/3। प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 4x प्लस 3 के वाई बराबर 2 और 2x प्लस 5 वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0 द्वारा जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो के का मान क्या है? 10/3। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 4 है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 4 है? तो इसमें से ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर सी माइनस एक्स माइनस बराबर 0। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 4 है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, वह नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो वह नहीं है ऑप्शन नंबर सी, बाकी आपके सभी हैं। अगला प्रश्न बात करें, एक्स अक्ष से ए कोष्टक में 6 8 बिंदु की दूरी है। एक्स अक्ष से ए कोष्टक में 6 8 बिंदु की दूरी है, वह कितना है आपका? 8। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13वां, 5वां पद 25 है, तो उसका 8वां पद क्या है? तो उसका 8वां पद क्या होगा आपका? 37। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है, तो उसका 8वां पद क्या होगा? 37। अगला प्रश्न, वो समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद -2 और 4 हैं का 21वां पद है, उसका 21वां पद क्या होगा आपका? 1 से 18। तो उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद -2 और 4 हैं का 21वां पद है क्या है? 1 से 18। अगला प्रश्न की बात करें, यदि पहली x प्राकृतिक संख्याओं के माध्य 4x/7 तब x बराबर क्या होगा? 7 होगा। यदि पहली x प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 4x/7 तब x का मान है क्या है? 7। अगला प्रश्न, मान ज्ञात करना है। cos 37 डिग्री, sin 53 डिग्री, इसका मान क्या है? 1। ऑप्शन नंबर 1। मान ज्ञात करें, cos 37 डिग्री और sin 53 डिग्री का मान क्या होता है? 1। अगला, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, वह क्या होता है? वह होता है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। तो C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, वह क्या होता है? फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गैसीय विनिमय होता है किसमें होता है? पर्णरंध्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। तो गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? पर्णरंध्र द्वारा। अगला प्रश्न की बात करें, पादपों में बाष्पोत्सर्जन दर निम्न होती है, किसमें होती है? वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। पादपों में बाष्पोत्सर्जन दर निम्न होती है, कब होती है? जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए।
कि पादपों में बाष्पोत्सर्जन दर निम्न होती है, वो कब होगी? जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी। अगला प्रश्न, टैनिन एकत्रित होता है, टैनिन एकत्रित होता है किसमें होता है? काष्ठ में होता है। तो टैनिन एकत्रित किसमें होता है? काष्ठ में। ऑप्शन नंबर ए। मेरुरज्जु भाग है, मेरुरज्जु भाग है किसका है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो जो मेरुरज्जु भाग है वह किसका है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, ब्रायोफिल्म किसके द्वारा कायिक रूप से गुणन करती है? किसके द्वारा? पत्तियों से। ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रायोफिल्म किसके द्वारा कायिक रूप से गुणन करती है? किससे? पत्तियों से। ऑप्शन नंबर ए। एक युग्म में होते हैं, एक युग्मक में होते हैं, कितने होते हैं? एक जीन का एक युग्म विकल्पी। ऑप्शन नंबर बी। एक जीन का एक युग्म विकल्पी। तो एक युग्म में होते हैं एक जीन का एक युग्म विकल्पी। जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? तो वह है मवेशियों का अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी। तो जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? तो यह है मवेशियों का अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर 3। जल क्या है? जल क्या है? यह अनवीनीकृत संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी। तो जल क्या है? यह अनवीनीकृत संसाधन है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल है, क्या है? एटीपी निर्माण का। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण का स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण का स्थल है। ध्वनि का पानी में वेग है, तो ध्वनि का पानी में वेग कितना है? 1500 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में कितना है? 320 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि का पानी में वेग कितना है? 1500 मीटर प्रति सेकंड। यदि पेंडुलम का आवर्तकाल 3 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति है कितनी होगी? 0.33 हर्ट्ज। यदि पेंडुलम का आवर्तकाल 3 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति होगी कितनी होगी? 0.33 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की बात करें, एक कूलम्ब बराबर है किसके बराबर? 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड के बराबर। तो एक कूलम्ब बराबर किसके बराबर है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड के बराबर। इसमें भी है एम्पियर, सॉरी नहीं पहला ही है ना। तो 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। तो एक कूलम्ब बराबर किसके है? 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। अगला प्रश्न, प्रत्येक 8 के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज में जोड़े जाते हैं, किन्हीं भी 2 टर्मिनलों के मध्य प्रतिरोध होगा, वह कितना होगा? 16/3। अगला प्रश्न, ऊष्मा के नियम निम्न द्वारा दिए गए हैं, किसके द्वारा? जूल के द्वारा। तो ऊष्मा के नियम निम्न द्वारा दिए गए हैं, किसके द्वारा? जूल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तारे जो काले प्लास्टिक के कवर से ढका होता है उसे क्या बोलते हैं? उदासीन तार। तो तार जो होता है वो काले प्लास्टिक के कवर से ढका होता है, उसको क्या बोलते हैं? उदासीन तार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करें, एक धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कब होती है? वह कब होती है? कुंडली के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी। तो एक धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कब होती है? वह होती है कुंडली के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करें, 5A धारा ले जाने वाला एक तार चुंबकीय प्रेरण 2T के लंबवत रखा जाता है, तार के प्रत्येक सेंटीमीटर पर लगने वाला बल है वह कितना है? 0.1 N। ऑप्शन नंबर सी। तो 5A धारा ले जाने वाला एक तार चुंबकीय प्रेरण 2T लंबवत रखा जाता है, तार के प्रत्येक सेंटीमीटर पर लगने वाला बल है वह है 0.1 N। अगला प्रश्न,
एक बालक एक स्थिर दर्पण की ओर 5 किलोमीटर आवर -1 की चाल से गति करता है। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग होगा, वह कितना होगा? 5 किलोमीटर -5 किलोमीटर h⁻⁻1। तो एक बालक एक स्थिर दर्पण की ओर 5 किलोमीटर h-1 की चाल से गति करता है। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी -5। अगला प्रश्न, प्रकाश जो माध्यम X से माध्यम Y में जा रहा है के लिए क्रांतिक कोण Q है। माध्यम X में प्रकाश की चाल U है, तो माध्यम Y में प्रकाश की चाल होगी, वह क्या होगी? U/sin Q। ऑप्शन नंबर डी। तो प्रकाश जो माध्यम X से माध्यम Y में जा रहा है के लिए क्रांतिक कोण Q है। माध्यम X में प्रकाश की चाल U है, तो माध्यम Y में प्रकाश की चाल क्या होगी? U/sin Q। अगला प्रश्न की बात करें, गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए। 12 लीटर H2 व 11.2 लीटर Cl2 को मिलाया गया तो मिश्रण के घटक क्या होंगे? 12 लीटर H2 व 11.2 लीटर Cl2 को मिलाया गया तो मिश्रण के घटक क्या होंगे? वह क्या होंगे? वह होंगे 0.8 लीटर H2, 22.4 लीटर HCl। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूत्र जो कि यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र। ऑप्शन नंबर तीसरा। तो सूत्र जो कि यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, वह कितनी है? 40.6%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 40.6%। मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मुक्त कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वह कितनी है? 2n²। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग प्रथम बार दर्शाता है कि परमाणु में क्या नाभिक होता है? क्या होता है? नाभिक। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग प्रथम बार दर्शाता है कि परमाणु में नाभिक होता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? निम्न में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? वह है आपका जंग लगना। ऑप्शन नंबर डी। तो निम्न में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? जंग लगना। ऑप्शन नंबर डी। अगला, उदासीनीकरण अवक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है, क्या देता है? लवण एवं जल देता है। तो उदासीनीकरण अवक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है, क्या देता है? लवण व जल। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है, वह है BENBC। BENBC। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? BENBC। अगला प्रश्न की बात करें, आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रखते हैं, क्या रखते हैं? उच्च गलनांक तथा आदिशात्मक बंध। तो वे क्या रखते हैं? उच्च गलनांक तथा आदिशात्मक बंध। तो आयनिक यौगिक सामान्यतः उच्च गलनांक तथा आदिशात्मक बंध दोनों रखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर